Hello, aspirants. Welcome to the current affairs series of Center for Ambition. And today we are here with a lots of articles as well as editorials जो हमें mains answer writing में बहुत ज़्यादा help करने वाले हैं. And let's start without wasting much of our time with the first article which is in news, and the article is Shanti Bill to allow private sector to make run nuclear power plants. Context है कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है और उस बिल का नाम है शांति बिल. (2025) शांति बिल है, एंड दिस बिल इज रिलेटेड विथ प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ओके, Shanti Bill basically associated है to introduce the private sector into this nuclear energy programs in the nuclear power plant installation, their maintenance and producing the energy regarding that. तो ये शांति बिल है, ये अभी हाल ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो अब हम इसके कुछ नुआंसेस देखते हैं कि व्हाट दिस बिल इज अबाउट. ओके, और इसका नाम शांति क्यों रखा गया है? बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए. हमारा जो न्यूक्लियर सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर अभी तक न्यूक्लियर सेक्टर दो एक्ट के थ्रू गवर्न होता था. पहला था एटॉमिक एनर्जी एक्ट. ओके, पहला था एटॉमिक एनर्जी एक्ट. ओके, 1962. और दूसरा पोर्शन था, इट वाज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज. सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010. तो अभी तक जो हमारे न्यूक्लियर सेक्टर थे वो इन दो लॉज के अकॉर्डिंग, इन दो एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होते थे. लेकिन अभी लोकसभा में इन दोनों एक्ट को रिप्लेस करके एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम शांति एक्ट रखा गया है. तो आप समझ पा रहे हैं, अभी तक जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर था उसको गवर्न करने के लिए दो एक्ट चलते थे. पहला एक्ट था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा एक्ट था सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010. लेकिन अभी हाल में एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इन दोनों एक्ट को रिप्लेस करके एक नया बिल प्रपोज किया गया है, एंड द बिल इज द सस्टेनेबल हार्नेसिंग. ओके, बिल जो है सस्टेनेबल हार्नेसिंग. बिल का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके, तो इसका नाम इस तरह से रखा गया है, इसे देखते हैं. सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, SHANTI, शांति बिल इसका नाम रखा गया है. ये बिल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में. ओके, इसको बेसिकली यहां पर जो चीजें इस एक्ट के, इस बिल के अंदर जो चीजें प्रपोज करी गई हैं, हमें वो चीजें जाननी है. तो सबसे पहले हमें इस बिल का जो फुल फॉर्म है वो समझना जरूरी है. बेसिकली सस्टेनेबल हार्नेसिंग, आप जानते हैं क्लीन
इंडिया क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत, क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के तहत हमारा जो फोकस है, इंडिया का फोकस है, इट इज टू रिप्लेस द फॉसिल बेस्ड कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें रिप्लेस करके हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं, लाइक सोलर, विंड, न्यूक्लियर, जियोथर्मल एनर्जी। उसी के चलते ये बिल लाया गया है। ओके, सस्टेनेबल, आप सभी जानते हैं सस्टेनेबल का मतलब कि हमें एनर्जी को इस तरह से यूज करना है सो दैट इट इज यूजफुल फॉर अस, हमारी नीड्स को भी फुलफिल करे और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन की नीड्स को भी ये फुलफिल करे। सस्टेनेबल हार्नेसिंग, हार्नेसिंग मतलब टू प्रोड्यूस एन एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप पे हम सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस करने का, उन्हें प्लांट करने का एक ये स्कीम चली थी। तो आपने देखा होगा कई बहुत सारे घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तो वो सोलर पैनल की जो योजना है उसी के जैसी ये दूसरी योजना है, ये आपने देखा है कि उसमें भी अब प्राइवेट सेक्टर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। वहां पर प्राइवेट इंस्टॉलर्स जो है वो सोलर पावर, जो सोलर पैनल्स हैं वो घरों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वही विजन के साथ ये शांति बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया जा सके न्यूक्लियर सेक्टर में, अपनी न्यूक्लियर सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने का, मेंटेन करने का, हार्नेस करने का। ओके, इंक्लूडिंग बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है फुल फॉर्म और इस फुल फॉर्म का मतलब समझना। ठीक है, शांति की फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फुल फॉर्म। ओके, यहां पर कहा गया है कि जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है वो जो पार्लियामेंट है उसको आंसरेबल होगा। तो यहां पर पहली इस बिल में बात कही गई है, ये जो शांति बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को अकाउंटेबिलिटी की बात करी गई है यहां पर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन की जो मोनोपोली है उसे थोड़ा रिड्यूस करके हमने यहां पर जो पावर प्लांट बेसिस पर प्राइवेट प्लेयर्स को प्ले करने का, उन्हें इसमें आने का एक मौका दिया गया है। ओके, यहां पर जो चीजें हैं वो बताई गई हैं कि जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, ओके, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इस बोर्ड को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है इस बोर्ड को। ओके, और यहां पर स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी। ओके, यहां पर बात करी गई है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी, ये इस बिल के कुछ फीचर्स हैं। ओके, लार्ज स्केल इनोवेशन को हम यहां पर प्रमोट करना चाह रहे हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर है वो अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1.5% हार्नेस करती है। ओके, और 3% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1.5% है इंडिया की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में, और 3% एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर है न्यूक्लियर पावर सेक्टर जो है। ओके, और ये हमारा जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बेसिकली हमारा जो नेट जीरो टारगेट है 2070 तक, जो नेट जीरो टारगेट है उसे अचीव करने के लिए भी ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें और आगे देखते हैं तो अब हम देखेंगे कि यहां पर बात कही गई है हमारा जो नेट जीरो टारगेट है 2070 का, नेट जीरो टारगेट, नेट कार्बन एमिशन का जो टारगेट है 2070 का, उसको लेकर भी ये बिल अपने जो फीचर्स हैं उसमें एक यूनिक रोल प्ले करता है। ओके, यहाँ पे हमने कस्टमाइज किया है, जैसा कि अभी पिछले बजट में, जो पिछला बजट था यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करी गई थी। ओके, एक चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अभी प्रीवियस बजट आया था उस बजट में स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करी गई थी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड प्रेशराइज्ड
जो लास्ट यूनियन बजट था उसमें दो चीजों की बात करी गई थी। पहला था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ओके, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करी गई थी, और दूसरी जो चीज थी वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की बात करी गई थी। बेसिकली ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है, ये अभी अपने पायलट स्टेज में है, और इन बेसिकली इन दोनों रिएक्टर्स का सबसे मेन एडवांटेज ये था कि ये पोर्टेबल थे और इन्हें इंस्टॉल किया, बेसिकली इन्हें ऑन साइट इंस्टॉलेशन असेंबली का भी, मतलब ये कहीं और पर बनाए जा सकते हैं इन विद इन पार्ट्स, और इनके पार्ट्स को एक जगह असेंबल करके इन्हें एज एक न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर इंस्टॉल किया जा सकता था। ओके, ये सबसे ज्यादा यूनिक पॉइंट था। तो इसमें इस स्कीम में जो शांति बिल आया है उसमें इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए यूनियन बजट ने जो इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारा मिशन था, ओके, उसको लेकर ये बात करी गई है। तो ये थे शांति जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है अभी लोकसभा में, उसके कुछ फीचर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद बायो सिक्योरिटी। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बायो सिक्योरिटी। बायो सिक्योरिटी से रिलेटेड हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर चुके हैं। वी हैव लर्नड सो फार रिलेटेड विद द बायो सिक्योरिटी मेजर्स, वी हैव लर्नड अबाउट बायो टेररिज्म, वी हैव लर्नड अबाउट ओके बायोफ्यूल्स एंड मल्टीपल थिंग्स। अब यही बायो सिक्योरिटी की बात करी गई है यहाँ पर। तो सबसे पहली जो चीज है कि हमें बायो सिक्योरिटी मेजर्स को क्यों इंप्रूव करना है, क्यों अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायो सिक्योरिटी है क्या। ओके, ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, ओके, ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम है टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ बायो वेपन्स। ओके, बायोलॉजी जो इंटेंशनल यूज होता है बायो वेपन्स का, जो इंटेंशनल मिसयूज होता है बायो वेपन्स का, उसके अगेंस्ट अपनी जो हमारी बायो सिक्योरिटी है उसको कौन से प्रैक्टिसेस और कौन से सिस्टम से हम सिक्योर करेंगे, उस चीज को बायो सिक्योरिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं बायो वेपन्स के बारे में थोड़ा सा। हम ऑलरेडी इस चीज को देख चुके हैं। बायो वेपन्स, अगर बायो वेपन्स की बात करी जाए तो ये वो वेपन्स हैं, वो हथियार हैं जहां पर बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज किया जाता है। ओके, स्पेशली यहां पर पैथोजेंस को यूज किया जाता है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ओके, डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं, उन्हें यहां पर यूज किया जाता है टू instill a sense of threat, to instill a sense of terror among the people. Okay, इस चीज को यहां किया जाता है, और ये सिर्फ ह्यूमन तक ही लिमिटेड नहीं है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द एनिमल हेल्थ। ओके, यहां पर एनिमल हेल्थ की भी बात करी गई है, एनिमल हेल्थ की भी बात करी गई है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो टू एनिमल हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर से भी रिलेटेड यहां पर बात करी गई है। ओके, तो ये था बायो सिक्योरिटी। अब इंडिया को क्यों जरूरत है बायो सिक्योरिटी की, और इससे रिलेटेड क्या रिस्क एसोसिएटेड है, वो हमें समझने हैं। ओके, सबसे पहली चीज अगर हम जाने तो यहां पर अभी हाल ही में एक टॉक्सिन न्यूज में आया है, ओके, जिसका नाम है टॉक्सिन राइसिन। ओके, टॉक्सिन राइसिन न्यूज में आया है। ये एक पैथोजन है जो हमें याद रखना है, टॉक्सिन राइसिन। ये जो टॉक्सिन है ये डिराइव किया जाता है कैस्टर ऑयल से। कैस्टर ऑयल जो होता है उसमें से इस टॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसे एज अ पैथोजन यूज किया जाता है, ठीक है, टेरर अटैक्स के लिए, जैसा हमने बायो टेररिज्म में सीखा था। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स के साथ, तो जैसा हमने बायो टेररिज्म में देखा था, तो ये जो टॉक्सिन राइसिन है ये बेसिकली टेरर अटैक्स के लिए ही यूज किया जाता है। इट इज अ पोटेंशियल बायो वेपन। ओके, क्या है ये? पोटेंशियल बायो वेपन है। और ये अभी हाल ही में ये इंडिया के बायो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि अभी जो
रिपोर्ट्स आई हैं कुछ ऐसी जिसमें ये ऐसा दावा किया गया है कि इंडिया में इस टॉक्सिन राइसिन को पोटेंशियल यूज टेरर अटैक के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, कुछ रिपोर्ट्स जो हमारी इंटेलिजेंस की तरफ से आई हैं वहां पर इसकी बात करी गई है। ओके, और इंडिया में जो डिपार्टमेंट बायोसिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जो लॉ हमें गवर्न करता है बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड वो है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये डील करता है कि किस तरह से जो हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका जो हैंडलिंग है और उनकी जो परमिशन है यूज करने की वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखी जाती है। और साथ ही यहां पर हमारा एक सिस्टम है दैट इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, दो एक्ट आपको याद रखने हैं बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड। सबसे पहली चीज रेगुलेटरी बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो हमारे हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो गवर्न किया जाता है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया जाता है। ओके, अब जो बायो वेपन्स बन रहे हैं उसके लिए एक और एक्ट हमारे इंडिया में चलता है दैट इज वेपन्स ऑफ mass destruction। Weapons of mass destruction and their delivery systems prohibition act। ओके, ये एक्ट जो है यहां पर भी क्रिमिनलाइज करता है बायोलॉजिकल वेपन्स को। इस एक्ट के तहत जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उन्हें क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ओके, बायोलॉजिकल वेपन्स को क्रिमिनलाइज किया गया है किस एक्ट के तहत? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन एक्ट 2005 के तहत इस चीज को कहा गया है। यहां पर ये हमारी गवर्निंग अथॉरिटीज है। ओके, यहां पर क्या इंडिया को पोटेंशियल थ्रेट है बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड और कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इस बायोसिक्योरिटी को देखती हैं, यहां पर उस चीज की बात करी गई है। तो यहां पर हमने समझा बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड मेजर्स जो कि इन लाइन है विद दी प्रीवियस टॉपिक्स ऑल्सो। प्रीवियस टॉपिक्स में भी हमने पढ़ा था और यहां पर हमने देखा कि फिलहाल कौन सा टॉक्सिन है, टॉक्सिन राइसिन जो है जो कैस्टर ऑयल से डिराइव किया जाता है वो किस तरह से एज अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर बायो टेरर इन इंडिया एज अ थ्रेट है और कौन सी बॉडीज हैं जो गवर्न कर रही हैं और इंडिया में कौन से एक्ट के तहत जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है उसके तहत जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उन्हें क्रिमिनलाइज किया गया है। ओके, दिस वाज द आर्टिकल रिलेटेड विद बायोसिक्योरिटी एंड बायोसिक्योरिटी मेजर्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। बेसिकली ये जो आर्टिकल आया है ये हम केस स्टडीज में यूज कर सकते हैं। अगर बात करी जाए तो यहां पर बेसिकली स्टेट्स की बात करी गई है। यहां किस तरह से स्टेट्स जो है नेशनल चैंपियंस बन रहे हैं इन दी इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन। यहां पर जो डेवलपमेंट मॉडल है इन हमारे जो बाकी स्टेट्स हैं किस स्टेट से सीख ले सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं और अपने यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली तमिलनाडु की एक केस स्टडी ली गई है। तमिलनाडु की केस स्टडी ली गई है यहां पर ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल में और यहां बताया है कि प्रोग्रेसिव गवर्नेंस। ओके, तमिलनाडु हैज सेट एन एग्जांपल फॉर द प्रोग्रेसिव गवर्नेंस। तमिलनाडु ने यहां पर प्रोग्रेसिव गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल सेट किया है ऑल ओवर इंडिया एंड इट हैज बिकम द नेशनल चैंपियन इन दी स्टेट जीडीपी। जो स्टेट की जीडीपी है सबसे ज्यादा सरपास कर गई है, सबसे ज्यादा नेशनल चैंपियन जो बना है वो तमिलनाडु बना है। ओके, और यहां पर जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, इट इज अ मल्टी सेक्टोरल ग्रोथ। यहां पर तमिलनाडु ने मल्टी सेक्टोरल
मल्टी सेक्टोरल ग्रोथ की बात करी गई है यहाँ पर, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यहाँ बात करी गई है, किस तरह से ये तमिलनाडु ने एग्जाम्पल सेट किया है, और यहाँ पर उन इसकी जो स्कीम्स चल रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स जो स्टेट में चल रही हैं, उनकी भी बात करी है। ओके, तो ये आर्टिकल जस्ट फॉर द रेफरेंस था कि इसे किस तरह से हम गुड गवर्नेंस में पेपर 2 जो है हमारा, ओके, GS2 में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बात करी गई है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहला, ओके, लेट्स डू वन थिंग, आप सभी लोग एक काम करिए, अपने एटलस जो है उस एटलस को ओपन कर लीजिए और उसमें ओमान को लोकेट कीजिए। वेयर इज ओमान, ये किस जगह से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, प्लीज गो थ्रू इट। ओके, जल्दी से जाकर अपनी एटलस या फिर मोबाइल में एप्लीकेशन ए वर्ल्ड मैप ओपन कर लीजिए और उसमें ओमान को लोकेट कीजिए प्लीज। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। होप आप सभी ने ओपन कर लिया हो। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं ओमान जो है, ओमान गल्फ रीजन में आता है। ओके, मिडिल ईस्ट में आता है। यहाँ पर ओमान आप देख सकते हैं, जो अपनी बाउंड्रीज हैं वो यमन के साथ शेयर कर रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ, यूनाइटेड अरब एमिराट्स के साथ शेयर कर रहा है, और यहाँ पर अरेबियन सी के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो साझा कर रहा है ओमान। तो अभी ये न्यूज में क्यों है और इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली अगर हम यहाँ हेडिंग पर ध्यान दें, ओमान विजिट, ओमान विजिट इज मोर देन अ रूटीन डिप्लोमेटिक ट्रिप। ओके, जो ओमान की विजिट है, आप सभी जानते होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी ओमान 3 नेशन विजिट पर हैं। ओके, 3 नेशन विजिट, थ्री नेशन विजिट पर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसमें जो 3 नेशन हैं वो है ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया। ओके, यहां पर हम देखेंगे 3 नेशन विजिट में ओमान, जॉर्डन एंड इथियोपिया, 3 नेशन की विजिट पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी विजिट पर है। और यहां पर कहा गया है कि ये जो विजिट है ओमान की, स्पेशली जो ओमान में जो विजिट हो रही है, वो डिप्लोमेटिक ट्रिप से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। ओके, यहां पर बताया गया है ये क्रूशियल टाइम है जब पीएम मोदी की विजिट हुई है यहाँ पर, जो पार्टनरशिप है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ पर जो बात करी गई है, ओमान के जो पिलर्स हैं, ओमान और इंडिया के बीच जो बायलैटरल टाइज हैं उसके बारे में बात करी गई है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो इस आर्टिकल से हम ड्राइव कर सकते हैं। ओके, बायलैटरल टाइज बिटवीन ओमान एंड इंडिया, इंडिया और ओमान के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं वो किस तरह से गवर्न होते हैं, ये हम इस आर्टिकल से सीखेंगे। सबसे पहली चीज, ओमान से हमारे जो टाइज हैं वो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के साथ, ज्योग्राफिकली ओमान जो है हमारा, आपने एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा मोहनजोदाड़ो या हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें इस तरह के रिकॉर्ड्स मिले हैं कि हमारा जो ट्रेड था वो ओमान के साथ भी था। ओके, हम ओमान के साथ हिस्टोरिकल टाइम से ट्रेड करते आ रहे हैं, तो हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं। ओके, सबसे पहले पहला पॉइंट बायलैटरल टाइज में, ओके, सबसे पहला हमारा हिस्टोरिकल ट्रेड रहा है ओमान के साथ। ओके, दूसरी चीज यहां पर बताई गई है कि जिस वक्त दुनिया पाकिस्तान के तरफ थी, तब ओमान ऐसा कंट्री था जो इंडिया के सपोर्ट में था। ओके, ओमान वाज इन सपोर्ट था, लेकिन अब अभी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ओमान। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ओमान नेशन है, एज अ नेशन, यहाँ पर अभी कंफ्लिक्ट प्रोन रीजन है, यहाँ पर काफी ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशन जैसी चीजें हैं। ओके, और जो हम ओमान है वो वेस्ट एशिया पॉलिसी के तहत एक क्रूशियल पिलर है। ओके,
यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेस्ट एशिया पॉलिसी, ओमान इज अ क्रूशियल पिलर। ओमान एक क्रूशियल पिलर है हमारे वेस्ट एशिया पॉलिसी के तहत। ओके, हमने एग्रीमेंट साइन किया था 2008 में ओमान के साथ। ओके, और हमने ओमान को इनवाइट किया था G20 प्रेसिडेंसी जो 2023 में हुई थी, तो गेस्ट नेशन के तहत हमने ओमान को इनवाइट भी किया था। ओके, यहाँ पर बात करी गई है। जो सबसे पहला चीज हमने देखी वो देखी कि वेस्ट एशिया पॉलिसी में ओमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी में आगे देखते हैं, जो दूसरा पिलर है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स में है। ओके, जो नेक्स्ट पिलर है दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट। डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने एक एमओयू साइन किया था 2005 में मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए। ओके, डिफेंस और सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स में एमओयू साइन हुआ था, इसे लिख सकते हैं 2005 एमओयू ऑफ मिलिट्री पार्टनरशिप। मिलिट्री पार्टनरशिप का एमओयू 2005 में हमने साइन किया था, और इसके साथ ही ओमान पहला कंट्री है, पहला गल्फ नेशन है जिसके साथ इंडिया तीनों विंग्स में ओके हमारे जो तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं उसके साथ जो हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं, बायलैटरल एक्सरसाइजेस, तो तीनों फोर्सेस के साथ तीनों फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज करने वाला पहला गल्फ कंट्री जो है वो ओमान है। ओके, तो मिलिट्री पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट गल्फ नेशन टू होल्ड bilateral defense exercise in all three defense areas. ओके, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में ये चीज बात करी गई है। पहला गल्फ नेशन था हमारा, ओके, जहां पे हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं, और यहां पर हमने चीजें देखी हैं। ओके, पहली ये चीज है। दूसरा जो पिलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे पिलर की अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, दूसरे पिलर की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओके, नेक्स्ट पिलर, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इज मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी है। सबसे ओमान जो है इट इज वन ऑफ द फर्स्ट गल्फ कंट्री, पहला गल्फ कंट्री रहा है जिसने इंडिया स्मॉल आर्म सिस्टम असॉल्ट राइफल परचेज करी थी 2010 में। ओके, इंडिया की जो स्मॉल आर्म सिस्टम असॉल्ट राइफल, इसको परचेज करने वाला पहला गल्फ कंट्री भी ओमान था। ओके, 2018 में जो इंडिया और ओमान के बीच एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था लॉजिस्टिक्स को लेकर। ओके, यहां पर अगर हम बात करें 2018 का, अलाउ मी अ मिनट, यस, 2018 का जो इंडिया सिक्योरिटी कोऑपरेशन था जिसमें हमने लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज थ्रू इंडियन नेवी ओमान को प्रोवाइड करी। ठीक है, ऑपरेशन यहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट यहां पर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर 2018 की विजिट की बात करी जा रही है। 2018 लैंडमार्क इंडियन सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इंडियन नेवी के साथ हुआ। ओके, नेक्स्ट जो पिलर है इंडिया और ओमान के बीच में वो है इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस। ओके, बायलैटरल ट्रेड, अगर हम बात करें तो बायलैटरल ट्रेड
बायलैटरल ट्रेड जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया और ओमान के रिलेशंस के बीच में। यहाँ पर एफडीआई जो फ्लोज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी बात करी गई है। ओके, यहाँ एक जॉइंट वेंचर बनाया गया था जिसका नाम था ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, ये वेंचर बनाया गया था। ओके, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेंचर। इसके थ्रू यहाँ पे ऑलरेडी हमने $600 का जो इंस्टॉल इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो जॉइंट वेंचर है ये हुआ था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच। ओके, यहाँ पे बात करी गई है। जो नेक्स्ट पिलर है इंडिया और ओमान के रिलेशंस के बीच में वो है डिजिटल पेमेंट को लेकर। डिजिटल पेमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई, ओके नेक्स्ट ले लेते हैं डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स जो है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां पर बताया गया है कि हमने एमओयू साइन किया था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसको लिंक कर दिया है यहां पर। जो रुपे डेबिट कार्ड है वो ओमान में लॉन्च किया गया था। ओके, इसके तहत एनपीसीआईज रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, इट वाज लॉन्च्ड इन ओमान। ओमान में ये लॉन्च किया गया था। ओके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें की बात करी जिसके तहत इंडिया और ओमान के रिलेशंस हमने देखे। इनके अलावा हम जो इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो है, ओके, इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर आप देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इंडिया ओमान, ओके, ये हो जाता है। उसके बाद ये सबसे पहला जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो। उसके अलावा यहाँ पर डाइवर्सिफाइड ट्रेड ऑप्शंस रहे हैं, प्लस जो G20 समिट जो हुई थी 2013 में, वहां पर जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था। ओके, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहां पर भी ओमान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये ओमान से होते हुए जाएगा। ओके, ओमान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जो लास्ट पिलर है दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन की अगर हम बात करें, ओके, लास्ट पिलर इज हेल्थ एंड एजुकेशन। यहां पर बताया गया है कि किस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है उनकी जो ब्रांचेस हैं, ओके, वो किस तरह से उनके जो कैंपस हैं वो ऑफशोर ओमान में सेटल हुए हैं। ओमान में कैंपस, ऑफशोर कैंपस एस्टेब्लिश किए गए हैं। ओके, और जो विजिट है ओमान में प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो एक रूटीन डिप्लोमेटिक ट्रिप से कहीं ज्यादा है। तो यहां पर हमने इस आर्टिकल में देखा ओमान और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस के कौन कौन से अहम पिलर हैं जो भूमिका निभा रहे हैं। ओके, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। जहां पर हमने सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी, उसके बाद हमने देखा कि बायलैटरल टाइज जो हैं इंडिया और ओमान के बीच में कौन कौन से बायलैटरल टाइज रहे हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल ट्रेड रहा है इंडिया और ओमान के बीच में। उसके बाद वेस्ट एशिया पॉलिसी में ओमान एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। डिफेंस और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो 2005 का जो एमओयू हमने साइन किया था इंडिया और ओमान के बीच में, उसके तहत पहला गल्फ कंट्री ओमान बना था जिसमें हम तीनों जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करने वाला, ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज करने वाला जो पहला गल्फ कंट्री है वो भी ओमान है। ओके, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, इंडियन असॉल्ट आर्म सिस्टम राइफल यहाँ पर
परचेज करने वाला पहला गल्फ कंट्री ओमान बना है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड जो वेंचर है एसबीआई और ओमान अथॉरिटी के बीच में, वो सेटल हुआ है। ओके, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड हमने देखा कि किस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ऑफ शोर कैंपस यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए हैं। डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करें तो एनपीसीआई का जो रुपे डेबिट कार्ड है वो ओमान में लॉन्च हुआ था। ओके, और इंडिया ओमान सेपा जो चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, ओके, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि G20 प्रेसिडेंसी के दौरान 2023 में लॉन्च किया गया था, वहां पर ओमान जो है एक क्रूशियल पाथवे है वो सेट कर रहा है। तो यहां पर हमने इंडिया और ओमान के बीच में जो किस तरह से रिलेशंस हैं और वो हमने सीखे। ये सारी चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस आप इसे एज इंडिया ओमान के बीच में जो करंट सिचुएशन चल रही है उसे समझने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड आंसर राइटिंग कंटेंट। ओके, आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू हमें मिला, जिससे हमने सीखा कि किस अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर इंडिया और ओमान के बीच कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इन द रिगार्ड इज 2025 आईसीटीपी प्राइज अवॉर्डेड टू टिटास चंदा एंड स्थिदाती रॉय। यहाँ पर इस आर्टिकल में जानने वाली क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज, ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है स्टेट पीसीएस में कि ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अवार्ड है क्या और किस चीज के लिए दिया जाता है। ओके, इंटरनेशनल सेंटर इंटरनेशनल सेंटर इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स आईसीटीपी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन 1982 से एक अवार्ड दे रही है। 1982 से ये अवार्ड दिया जा रहा है फॉर यंग साइंटिस्ट, यंग जो साइंटिस्ट हैं ऑफ द डेवलपिंग नेशन। ठीक है, इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यंग साइंटिस्ट्स of developing nations। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसके यंग साइंटिस्ट को ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्वांटम स्टडीज। क्वांटम स्टडीज की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड बेसिकली एक पाकिस्तानी फिजिसिस्ट और नोबेल लॉरिएट थे अब्दुल सलमान, उन्होंने 1964 में इस अवार्ड की स्थापना करी थी। ओके, तो कुछ पॉइंटर्स बना लेते हैं इंपॉर्टेंट। यस, जो आईसीटीपी है वो 1982 से दिया जा रहा है ये अवार्ड। आईसीटीपी अवार्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंटर है 1982 से दिया जा रहा है। ओके, पाकिस्तानी फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलमान। इन्होंने इस अवार्ड की स्थापना करी थी इन द ईयर 1964। ओके, 1964 में इसकी स्थापना करी थी और यहां से जो अवार्ड है ये दिया जा रहा है यंग साइंटिस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन स्पेशली फॉर क्वांटम स्टडीज। और इस साल का जो अवार्ड है 2025 का, ये दो लोगों को मिला है, दो इंडियन साइंटिस्ट को मिला है। ओके, पहले हैं आईआईटी मद्रास के तितस चंदा और दूसरे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल सॉरी दूसरे जो हैं वो हमारे स्थिति रॉय हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेस बेंगलोर के। ओके, यहाँ पर इन दोनों लोगों को ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि किस फील्ड में दिया गया है, तो सबसे पहला क्वांटम स्टडीज से रिलेटेड ही दिया गया है। क्वांटम मैनी बॉडीज नाम की एक चीज है, ठीक है, इसमें ये लिख लेते हैं, क्वांटम मैनी
बॉडीज, इस टॉपिक पर इन्होंने एक रिसर्च करी है, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी स्टडी और एटम्स की स्टडी के लिए जो अवार्ड है वो दिया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ओके, जस्ट दिस मच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न कि ये ICTP प्राइज है, किसे दिया गया, कब इसकी स्थापना हुई और किसे दिया जाता है। यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है डेवलपिंग नेशंस के, स्पेशली थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में ये आर्टिकल जो प्राइज है ये दिया जाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज लूनार क्रीट। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है लूनार क्रीट। जैसा कंक्रीट होता है वैसे ही लूनार क्रीट है। लूनार आप सब जानते हैं, इट इज रिलेटेड विथ मून, क्रीट इट इज रिलेटेड विथ कॉन्क्रीट। सो ये ऐसा एक कॉन्क्रीट है जो हमें मून पर डिस्कवर हुआ है। ओके, यहां पर काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लूनार क्रीट बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है, कंक्रीट मेड ऑन मून। यहां पर हमने देखा मून का कंक्रीट। ओके, तो इसे डिफाइन कर सकते हैं, कंक्रीट मेड ऑफ मून। मून के मटेरियल से जो कंक्रीट बन रहा है वो लूनार क्रीट एक नाम दिया गया है उसे। ओके, यहां पर क्या है बेसिकली अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना एक रेस में है टू एस्टैब्लिश हैबिटेशंस ऑन मून। मून पर हैबिटेशंस इंस्टॉल करने के लिए, हैबिटेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए USA और चाइना में होड़ लगी हुई है। और यहाँ पर वो एक सूटेबल बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि हम अपनी धरती पर देखते हैं तो हमारे जो बेसिकली जो ब्रिक्स हैं और सीमेंट है उस तरह का मटेरियल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो देख रहे हैं सूटेबल बिल्डिंग मटेरियल जो कि मून पर हम प्रोटेक्ट कर सके हजार्डस रेडिएशन और ड्रास्टिक टेम्परेचर से। ओके, टेम्परेचर स्विंग्स जो होते हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस जो होते हैं, कभी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाना, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाना, और जो हजार्डस रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग मून पर एक ऐसा कंक्रीट, ऐसा मटेरियल देख रहे हैं जिसके थ्रू हम हैबिटेशन बिल्डिंग्स वहां पर बनाई जा सके। तो यहाँ पर लूनार क्रीट एक इंपॉर्टेंट हमें एक कैंडिडेट मिला है, लूनार क्रीट जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पर। ओके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें चैलेंज ये है, चैलेंज है बाइंडर का। जैसे कि अगर हम सीमेंट की बात करें, हमारे यहाँ पर अर्थ पर धरती पर काफी ज्यादा वाटर अवेलेबल है, तो उसके लिए हम पोर्टेबल सीमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन सीमेंट बिकम्स अ मैटर ऑफ प्रेशियस एलिमेंट व्हेन वी टॉक ऑफ मून। जब हम मून की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशियस हो जाता है वाटर, क्योंकि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत स्कैर्स है। तो उस केस में जो हमारा हमने जो ऑप्शन रखा है वो लूनार क्रीट रखा है। यहाँ पे काफी सारे मेथड्स बताए गए हैं लूनार क्रीट को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, वो हमारे लिए जानने के इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें तो लौशेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी है, उन्होंने लूनार क्रीट की वॉल्स बनाई है। लूनार क्रीट की वॉल्स बनाई है और उन्होंने देखा कि जो लूनार क्रीट की वॉल्स हैं उस वॉल के बाहर जो टेम्परेचर था वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर था, जबकि लूनार क्रीट के जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसके अंदर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करा गया। तो यहां पर जो लूनार क्रीट है ये बेसिकली हजार्डस रेडिएशन और ड्रास्टिक टेम्परेचर वेरिएशंस से लड़ने के लिए एक मटेरियल हमने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो यहां पर प्रिवेंट hazardous radiations and drastic टेम्परेचर स्विंग्स को लड़ने के लिए ये जो मटेरियल है लूनार क्रीट बहुत ज्यादा क्रूशल है हमारे लिए, एक अच्छी डिस्कवरी साबित हुई है। ओके, ठीक है, तो आप इस चीज का पॉइंटर बना सकते हैं लूनार क्रीट। ओके, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ओके, 30 सेकेंड्स लीजिए आप और ये नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज गो अहेड। होप आप सभी ने लिख लिया हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है, इट इज ऑल्सो अगेन
जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है। अभी हमने ओमान और इंडिया के बीच के रिलेशंस देखे। नेक्स्ट सेम एस्पेक्ट में इंडिया और इथियोपिया, जैसा कि अभी हमने देखा, हाँ, अभी हमने देखा कि 3 नेशन विजिट हुई है पीएम मोदी की, ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया में। यहां पर हमने ओमान को कवर किया, ओमान और इंडिया के बीच के रिलेशंस क्या हैं। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है इट इज रिलेटेड विद इंडिया एंड इथियोपिया रिलेशंस। ओके, सेम पॉइंटर्स जैसे हमने पिछले आर्टिकल में बनाए थे वैसे ही पॉइंटर्स यहां पर बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये कंट्री आती है। एंड ये कंट्री जिबूती पर डिपेंडेंट है टू एक्सेस दी सी। ओके, कहां पर, यहां पर आप देख सकते हैं इथियोपिया है, इथियोपिया है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, इसके पास सी एक्सेस नहीं है, तो ये सी एक्सेस लेता है जिबूती के साथ। ओके, जिबूती पे ये डिपेंडेंट है टू एक्सेस द गल्फ ऑफ एडन। यहां पर गल्फ ऑफ एडन इंडियन ओशन में ये अपना प्रेजेंस जिबूती के थ्रू शो करता है। ओके, ये था इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर हम बात करें इथियोपिया की, तो ये वन ऑफ द अफ्रीकाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। अफ्रीका की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है उसमें से एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है दैट इज इथियोपिया। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बेस है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, और ज्योग्राफिकल पोजीशन इसे एक इंपॉर्टेंट रोल देता है क्योंकि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सिचुएटेड है, जैसा कि अभी हमने देखा। और यहां पर जो अफ्रीकन यूनियन है, इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। अगर आप देखेंगे अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो भी इथियोपिया में है। ओके, लैंडलॉक्ड होने के बावजूद इथियोपिया जिबूती पे डिपेंडेंट रहता है रेड सी में एक्सेस के लिए। ओके, ये यहां पर और पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डीप टाइज विद इंडिया के साथ अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमें इस पूरे आर्टिकल से याद रखनी है, ओके, वो क्या याद रखनी है, इंडिया और इथियोपिया के अगर हम रिलेशंस की बात करें, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन इंडिया एंड इथियोपिया, जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस का बेस है, दैट इज एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया और इथियोपिया में जो बैकबोन है दैट इज एजुकेशन। इंडियन टीचर्स, इंडियन टीचर्स, they are the backbone to the growth of Ethiopia। ऐसा यहां पर कहा गया है, इथियोपिया के एजुकेशन सिस्टम के बैकबोन है इंडियन टीचर्स, बैकबोन ऑफ इथियोपियन एजुकेशन सिस्टम। इथियोपियन एजुकेशन सिस्टम का जो बैकबोन है वो इंडियन टीचर्स है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशनल कोलैबोरेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडिया और इथियोपिया के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे इंडिया इथियोपिया के बीच में, इंडियन टीचर्स आर द बैकबोन टू द इथियोपियन एजुकेशन सिस्टम। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है कि एक पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट 2007 में लॉन्च हुआ था। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट। टू 2007 में पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, उसकी मदद के से ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था 2007 में, जहां पर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन था एजुकेशन की फील्ड में। एजुकेशन की फील्ड में हमने यहां पर देखे जाए तो टेली एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग रिसेप्टिविटी, मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। ओके, यहां पर हमने टेक्नोलॉजीज की स्टडीज के लिए, ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत
इंडिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी, थियोरेटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी टू द अफ्रीकन नेशन, एंड वन ऑफ द नेशन इज इथियोपिया. इथियोपिया में हमने बहुत ज्यादा जो हमारे टेक्नोलॉजी है उसे काफी ज्यादा ट्रांसफर किया. और इथियोपिया से पढ़ने, अफ्रीका से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इथियोपिया से आते हैं. और इंडिया, जो इथियोपियन के जो इंडिया में पीएचडी स्कॉलर्स हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर्स जो हैं, उन्होंने वहां पर इस जो मास्टर प्रोग्राम है वहां इथियोपिया में काफी सारी यूनिवर्सिटी सेटअप करने में बहुत ज्यादा मदद करी है. तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप फ्रेमवर्क्स जो हैं, इथियोपिया से काफी सारे स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं, रिसर्च वर्क लेते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स में एनरोल करते हैं, पढ़ते हैं और वापस जाकर इथियोपिया की यूनिवर्सिटीज में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. ओके, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट वाज एजुकेशन. एजुकेशन में जो हमारा है वो है पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट 2007, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा जो पिलर्स हैं इंडिया और इथियोपिया के जो टाइज है उसके बीच में अगर हम बात करें तो यहां पर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट जो पिलर है वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, पॉजिटिव इंडिया ने काफी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर ने वो बहुत ज्यादा इथियोपिया में किया है. ओके, और यहाँ इथियोपिया में काफी ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं. ओके, बहुत ज्यादा एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है, वो है माइनिंग के सेक्टर में. इथियोपिया में माइनिंग की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है वहां पर, बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स, काफी ज्यादा चीजें इथियोपिया में हैं जो वहां पर अगर टेक्नोलॉजी के साथ हम कोऑपरेट करें तो काफी ज्यादा दोनों कंट्रीज को बेनिफिट मिल सकता है. इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन है. डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मिलिट्री असिस्टेंस जो हम देते हैं. ओके, मिलिट्री अकेडमीज को जो ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया. ओके, इंडिया जो है मिलिट्री ट्रेनिंग देता है डिफेंस सेक्टर में. ओके, यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर हमारे लिए समझना. इसके अलावा काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी हाल में ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा पोटेंशियल है जिनमें, जो कि इंडिया और इथियोपिया के रिलेशंस को काफी ज्यादा डीपन कर सकते हैं. वो जो सेक्टर्स हैं दे इंक्लूड एग्रो प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, लाइट मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसे सेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. साथ ही मल्टीलैटरल लेवल पर ब्रिक्स, G20 प्लेटफॉर्म्स, ओके, साउथ फ्रेमवर्क जैसी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वहां पर इंडिया और इथियोपिया अपने बायलैटरल टाइज को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं. तो ये था पूरा इथियोपिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में. जैसा कि आर्टिकल की हेडलाइन कहती है, द राइट मोमेंट टू बूस्ट इंडिया इथियोपिया टाइज. जैसा हमने देखा कि इथियोपिया किस तरह से इंडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग दी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जो पोटेंशियल माइनिंग रिसोर्सेज हैं, वो मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसके चलते दिस इज द राइट मोमेंट जब इंडिया और इथियोपिया की जो टाइज हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से बूस्ट कर सके. ओके, वन एक्स्ट्रा पॉइंट, इथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा. ओके, याद रखेंगे, वन लाइनर है, इथियोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा है. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. और नेक्स्ट इज अ पीपल लेड क्लाइमेट इंटेलिजेंस मूवमेंट. थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स एनवायरमेंट. ओके, याद रखेंगे एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 से रिलेटेड ये टॉपिक है. यहां पर बेसिकली हमें एक टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है, एक इनिशिएटिव का नाम याद रखना है. दैट इज द होल समरी ऑफ दिस आर्टिकल, और वो है MRV. ओके, MRV सिस्टम. MRV सिस्टम्स, ओके, क्या है? मॉनिटरिंग. M स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग,
M का मतलब मॉनिटर करना, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, R का मतलब है रिपोर्ट करना उस चीज को, और V का मतलब है वेरिफिकेशन, उस चीज को वेरीफाई करना। ओके, R मीन्स वेरिफिकेशन। प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, MRV जो है इसको आप लिख सकते हैं, पेरिस एग्रीमेंट में कंट्रीज को कहा गया था कि वो जो क्लाइमेट के तहत है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनने के लिए प्रिपेयर्ड रहे। ओके, उसके तहत ये एक MVR मॉडल तैयार किया गया है अक्रॉस तमिलनाडु। अगेन जो तमिलनाडु है, जैसा कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा कि किस तरह से तमिलनाडु जो है वेलफेयर स्कीम्स में प्लस जो स्टेट GDP है उसमें किस तरह से एक नेशनल चैंपियन बना। उसी तरह से तमिलनाडु में भी जो क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस है, और वहां पर MRV मॉडल जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। ओके, ये एक टॉप डाउन एक्सरसाइज के होने के बजाय एक बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें हम इकोलॉजिकल नॉलेज को यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम पूरा एक क्लाइमेट इंटेलिजेंस मूवमेंट चलाते हैं। बेसिकली यहाँ पर मॉनिटर करना है, रिपोर्ट करना है और वेरीफाई करना है। ओके, कम्युनिटी क्लाइमेट स्टूवर्डशिप की यहाँ पर बात करी गई है। कम्युनिटी क्लाइमेट स्टूवर्डशिप की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनिटी के शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट, ओके, कम्युनिटी लेड रेजिलियंस ऑफ द क्लाइमेट, ये इस आर्टिकल का टोटल जिस्ट है। ओके, दैट वाज ऑल। और इस आर्टिकल में जैसे ही एडवांसमेंट होंगे तब हम इसे समझेंगे। दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच, वी विल सी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।